अध्याय वी। एक आदमी के प्यार के लिए। जब जॉन थॉर्नटन के पैर पिछले दिसंबर में जम गए थे तो उनके सहयोगियों ने उन्हें आरामदेह स्थिति में पहुंचाया था और उन्हें ठीक होने के लिए छोड़ दिया था, और वे खुद नदी में जाकर डॉसन के लिए लकड़ी के लॉग्स की एक बेड़ा लेकर आए थे। बक को बचाने के समय वह अभी भी थोड़ा लंगड़ा रहा था, लेकिन लगातार गर्म मौसम के कारण उसका हल्का लंगड़ापन भी चला गया। और यहाँ वसंत के लंबे दिनों में नदी के किनारे लेटे हुए, बहते पानी को देखते हुए, पक्षियों के गीतों और प्रकृति की गुनगुनाहट को आलस से सुनते हुए बक ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा ली। 3000 मील की यात्रा करने के बाद आराम बहुत अच्छा होता है, और यह स्वीकार करना होगा कि बक के घाव ठीक होने के साथ ही वह आलसी हो गया था। उसकी मांसपेशियां फूल गई थीं और मांस उसकी हड्डियों को ढकने लगा था। वैसे वे सभी आराम कर रहे थे। बक, जॉन थॉर्नटन और स्कीट और निग उस बेड़ा के आने का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें डॉसन तक ले जाने वाला था। स्कीट एक छोटी आयरिश सेटर थी जिसने बहुत पहले ही बक से दोस्ती कर ली थी, जो मरणासन हालत में भी उसके पहले प्रयासों पर नाराज नहीं हो पाया था। उसमें डॉक्टरी का गुण था जो कुछ कुत्तों में होता है, और जैसे एक माँ बिल्ली अपने बच्चों को नहलाती है, वैसे ही उसने बक के घावों को धोया और साफ किया। नियमित रूप से हर सुबह जब वह अपना नाश्ता कर लेता तो वह अपना स्वयं नियुक्त कार्य करती, जब तक कि वह थॉर्नटन की तरह ही उसकी सेवा करने नहीं आता। निग भी उतना ही मिलनसार था, यद्यपि कम दिखावटी। वह एक विशाल काला कुत्ता था, आधा ब्लडहाउंड और आधा डियरहाउंड, जिसकी आंखें हंसती थीं और उसका स्वभाव असीम अच्छा था। बक को आश्चर्य हुआ कि इन कुत्तों ने उसके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं दिखाई। वे जॉन थॉर्नटन की दयालुता और उदारता को साझा करते प्रतीत हुए। जैसे जैसे बक मजबूत होता गया, उन्होंने उसे सभी प्रकार के हास्यास्पद खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसमें थॉर्नटन खुद शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाया, और इस तरह बक अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान एक नए अस्तित्व में आया। प्रेम, सच्चा भावुक प्रेम, उसे पहली बार मिला था। यह उसने जज मिलर के यहाँ सूरज की रोशनी से नहाए सांता क्लारा घाटी में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जज के बेटों के साथ शिकार और घूमने फिरने में यह एक कामकाजी साझेदारी थी। जज के पोते के साथ एक तरह की भव्य संरक्षकता, और खुद जज के साथ एक राजसी और गरिमापूर्ण दोस्ती। लेकिन प्रेम जो ज्वरग्रस्त और जलन वाला था, जो आराधना था, जो पागलपन था, उसे जगाने के लिए जॉन थॉर्नटन को लगना पड़ा। इस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, जो कुछ खास बात थी, लेकिन इसके अलावा वह एक आदर्श मालिक था। दूसरे लोग अपने कुत्तों की भलाई का ख्याल कर्तव्य और व्यावसायिक सुविधा की भावना से रखते थे। वह अपने कुत्तों की भलाई का ख्याल ऐसे रखता था जैसे वे उसके अपने बच्चे हों, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, और वह इससे भी आगे देखता था। वह कभी भी एक दयालु अभिवादन या एक उत्साहवर्धक शब्द नहीं भूलता था, और उनके साथ लंबी बातचीत के लिए बैठना, गैस, वह इसे कहता था, उतना ही उसके लिए खुशी की बात थी जितनी उनकी। वह बक के सिर को अपने हाथों के बीच जोर से पकड़कर, अपना सिर बक के सिर पर टिकाकर उसे आगे पीछे हिलाता था, और इस दौरान उसे बुरे नाम पुकारता था जो बक के लिए प्यार भरे नाम थे। बक को उस कठोर आलिंगन और बुदबुदाती कसमों की आवाज़ से बड़ा कोई आनंद नहीं था, और हर झटके पर ऐसा लगता था कि उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा, इतना बड़ा उसका उल्लास था। और जब रिहा होने के बाद वह अपने पैरों पर उछल पड़ा, उसका मुंह हंस रहा था, उसकी आंखें वाक्पटु थीं, उसका गला अव्यक्त ध्वनि से गुंजायमान था, और इस तरह बिना किसी हलचल के खड़ा था, तो जॉन थॉर्नटन श्रद्धापूर्वक कहेंगे, भगवान, आप सब कुछ बोल सकते हैं। बक के पास प्यार जताने की एक ऐसी तरकीब थी जो चोट पहुंचाने के समान थी। वह अक्सर थॉर्नटन के हाथ को अपने मुंह में पकड़ लेता और इतनी जोर से बंद कर देता कि मांस पर कुछ समय तक उसके दांतों के निशान बने रहते। और जैसे बक ने कसमों को प्यार भरे शब्द समझा, वैसे ही उस आदमी ने इस नकली काटने को दुलार समझा। हालांकि बक का प्यार ज्यादातर आराधना में ही व्यक्त होता था। जब थॉर्नटन उसे छूता या उससे बात करता तो वह खुशी से पागल हो जाता, लेकिन वह इन संकेतों की तलाश नहीं करता था। स्कीट के विपरीत, जो थॉर्नटन के हाथ के नीचे अपनी नाक दबाती और सहलाने तक उसे सहलाती और सहलाती रहती थी, या निग,
जो आगे बढ़कर अपना सिर थॉर्नटन के घुटने पर टिका देता। बक दूर से ही आराधना करने में संतुष्ट था। वो हर घंटे उत्सुक, सतर्क, थॉर्नटन के पैरों के पास लेटा रहता, उसके चेहरे को देखता, उस पर ध्यान केंद्रित करता, उसका अध्ययन करता, हर क्षणिक भाव, हर हरकत या चेहरे के बदलाव को बड़ी दिलचस्पी से देखता। या संयोग से वह दूर, बगल में या पीछे लेट जाता, आदमी की रूपरेखा और उसके शरीर की कभी कभार होने वाली हरकतों को देखता। और अक्सर जिस तरह का मिलन वे दोनों साथ में रहते थे, बक की दृष्टि की शक्ति जॉन थॉर्नटन का सिर इधर उधर खींच लेती थी, और वह बिना कुछ बोले उसकी ओर देखता था। उसकी आंखों से उसका हृदय चमक उठता था, जैसे बक का हृदय चमक उठता था। अपने बचाव के बाद लंबे समय तक बक को ये पसंद नहीं था कि थॉर्नटन उसकी नज़रों से ओझल हो जाए। जब से वह टेंट से बाहर निकला था, तब से लेकर जब तक वह फिर से टेंट में दाखिल हुआ, बक उसके पीछे पीछे चलता रहा। नॉर्थलैंड में आने के बाद से उसके अस्थायी स्वामियों ने उसके मन में ये डर पैदा कर दिया था कि कोई भी स्वामी स्थायी नहीं हो सकता। उसे डर था कि थॉर्नटन उसके जीवन से वैसे ही चला जाएगा जैसे पेरोट और फ्रांकोइस और स्कॉच का आधा हिस्सा चला गया था। रात में भी, अपने सपनों में भी, वह इस डर से परेशान रहता था। ऐसे समय में वह नींद से जागकर ठंड से बचता हुआ टेंट के फ्लैप पर चला जाता था, जहां वह खड़ा होकर अपने स्वामी की सांसों की आवाज़ सुनता था। लेकिन इस महान प्रेम के बावजूद उसने जॉन थॉर्नटन को जन्म दिया, जो कि नर्म सभ्य प्रभाव को दर्शाता था। आदिम की वह प्रवृत्ति जो उत्तरी भूमि ने उसमें जगाई थी, जीवित और सक्रिय रही। वफादारी और भक्ति, आग और छत से पैदा होने वाली चीजें उसकी थीं, फिर भी उसने अपनी जंगलीपन और चालाकी को बरकरार रखा। वह जंगली चीज थी जो जॉन थॉर्नटन की आग के पास बैठने के लिए जंगल से आई थी, न कि सभ्यता की पीढ़ियों के निशानों से भरी नर्म दक्षिणी भूमि का कुत्ता। अपने बहुत महान प्रेम के कारण वह इस आदमी से चोरी नहीं कर सकता था, लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति से, किसी भी अन्य शिविर में वह एक पल भी नहीं हिचकिचाता था। जबकि जिस चालाकी से उसने चोरी की, उसने उसे पकड़े जाने से बचने में सक्षम बनाया। उसके चेहरे और शरीर पर कई कुत्तों के दांत लगे हुए थे और वह पहले की तरह ही उग्रता से और अधिक चतुराई से लड़ा। स्कीट और निक झगड़ालू नहीं थे, इसके अलावा वे जॉन थॉर्नटन के थे, लेकिन अजीब कुत्ता, चाहे किसी भी नस्ल या वीरता का हो, जल्दी ही बक की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेता था या खुद को एक भयानक प्रतिद्वंद्वी के साथ जीवन के लिए संघर्ष करते हुए पाता था। और बक निर्दयी था। उसने क्लब और नुकीले दांतों का नियम अच्छी तरह से सीख लिया था और वह कभी भी किसी लाभ को नहीं छोड़ता था या किसी ऐसे दुश्मन से पीछे नहीं हटता था जिसे उसने मौत के रास्ते पर छोड़ दिया हो। उसने स्पिट्स से और पुलिस और मेल के प्रमुख लड़ाकू कुत्तों से सबक सीखा था और जानता था कि कोई बीच का रास्ता नहीं है। उसे या तो महारत हासिल करनी थी या फिर महारत हासिल करनी थी, जबकि दया दिखाना एक कमजोरी थी। आदिम जीवन में दया का अस्तित्व नहीं था और समय की गहराई से भी उन्होंने इस आदेश का पालन किया। वो उन दिनों से भी बुरा हो गया था जो उसने देखे थे और जो सांसें उसने ली थीं। वह अतीत को वर्तमान से जोड़ता था और उसके पीछे अनंत काल उसके भीतर एक शक्तिशाली लय में धड़कता था जिसके साथ वह ज्वार और मौसम के साथ झूमता था। वह जॉन थॉर्नटन की आग के पास बैठा था, एक चौड़ी छाती वाला कुत्ता, सफ़ेद दांतों वाला और लंबे बालों वाला, लेकिन उसके पीछे हर तरह के कुत्तों, आधे भेड़ियों और जंगली भेड़ियों की छायाएं थीं, जो तत्पर और प्रेरित करने वाले थे। उसके द्वारा खाए गए मांस का स्वाद चख रहे थे, उसके द्वारा पिए गए पानी के लिए प्यासे थे, उसके साथ हवा की खुशबू ले रहे थे, उसके साथ सुन रहे थे और उसे जंगल में जंगली जानवरों द्वारा की गई आवाज़ें बता रहे थे, उसके मूड को तय कर रहे थे, उसके कार्यों को निर्देशित कर रहे थे। जब वह लेटता था तो उसके साथ सोने के लिए लेट जाते थे और उसके साथ और उससे परे सपने देखते थे और खुद उसके सपनों की चीज़ें बन जाते थे। ये छायाएं उसे इतनी ज़ोर से बुला रही थीं कि हर दिन इंसानियत और इंसानियत के दावे उससे दूर होते जा रहे थे। जंगल की गहराई में एक आवाज़ गूंज रही थी, और जितनी बार वह रहस्यमयी रूप से रोमांचित और लुभाने वाली यह आवाज़ सुनता, वह आग और उसके आसपास की मिट्टी से मुंह मोड़कर जंगल में घुसने के लिए मजबूर हो जाता और आगे बढ़ता ही जाता। उसे नहीं पता था कि कहाँ या क्यों,
न ही उसे आश्चर्य हुआ कि जंगल की गहराई में यह आवाज़ कहाँ या क्यों दबंगई से गूंज रही थी। लेकिन जितनी बार उसे नर्म, अखंडित धरती और हरी छाया मिलती, जॉन थॉर्नटन के लिए प्यार उसे फिर से आग की ओर खींच लेता। थॉर्नटन ने ही उसे थामे रखा। बाकी मनुष्य कुछ भी नहीं थे। संयोग से यात्री उसकी प्रशंसा कर सकते थे या उसे दुलार सकते थे, लेकिन वह इन सबसे उदासीन था और एक बहुत ही दिखावटी व्यक्ति होने के कारण वह उठकर चला जाता था। जब थॉर्नटन के साथी हंस और पीट लंबे समय से प्रतीक्षित बेड़ा पर पहुंचे, तो बक ने उन्हें तब तक नोटिस करने से इनकार कर दिया जब तक उसे पता नहीं चला कि वे थॉर्नटन के करीब हैं। उसके बाद उसने उन्हें निष्क्रिय तरीके से सहन किया, उनसे एहसान स्वीकार करते हुए मानो वह उन्हें स्वीकार करके उनका एहसान कर रहा हो। वे थॉर्नटन की तरह ही बड़े थे, धरती के करीब रहते थे, सरलता से सोचते थे और स्पष्ट रूप से देखते थे, और इससे पहले कि वे बेड़ा डावसन में आरामिल के पास बड़े भंवर में घुमाते, वे बक और उसके तरीकों को समझ गए और स्कीट और निग के साथ प्राप्त की गई घनिष्ठता पर जोर नहीं दिया। लेकिन थॉर्नटन के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वह अकेला ऐसा था जो गर्मियों की यात्रा में बक की पीठ पर बैग रख सकता था। बक के लिए कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं था, जब थॉर्नटन आदेश देता था। एक दिन उन्होंने नाव की कमाई से खुद को बचा लिया था और डावसन से तानाना के मुख्य जलस्रोत के लिए निकल पड़े थे। आदमी और कुत्ते एक चट्टान की चोटी पर बैठे थे जो सीधी नीचे 300 फीट नीचे नंगी चट्टान पर गिर रही थी। जॉन थॉर्नटन किनारे के पास बैठा था, बक उसके कंधे पर। थॉर्नटन को एक विचारहीन सनक ने जकड़ लिया और उसने हंस और पीट का ध्यान अपने मन में चल रहे प्रयोग की ओर आकर्षित किया। कूदो, बक, उसने आदेश दिया, अपना हाथ बाहर और खाई के ऊपर फैलाते हुए। अगले ही पल वह बक के साथ चरम किनारे पर जूझ रहा था, जबकि हंस और पीट उन्हें वापस सुरक्षित स्थान पर खींच रहे थे। यह अद्भुत है, पीट ने कहा, जब भाषण समाप्त हो गया और उन्होंने अपना भाषण सुना। थॉर्नटन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये शानदार है और यह भयानक भी है। क्या आप जानते हैं, ये कभी कभी मुझे डरा देता है। मैं ऐसा आदमी बनने की लालसा नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारे आसपास होने पर तुम पर हाथ उठाए। पीट ने बक की ओर अपना सिर हिलाते हुए निर्णायक रूप से घोषणा की। पाई जिंगो, हंस का योगदान था, न तो मेरा खुद का। सकिल सिटी में साल खत्म होने से पहले पीट की आशंकाएं सच साबित हुईं। ब्लैक बर्टन, एक दुष्ट स्वभाव वाला और दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति, बार में एक नौसिखिए से झगड़ा कर रहा था, जब थॉर्नटन ने अच्छे स्वभाव से बीच में कदम रखा। बक, जैसा कि उसका रिवाज था, एक कोने में लेटा हुआ था, अपने मालिक की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। बर्टन ने बिना किसी चेतावनी के सीधे कंधे से वार किया। थॉर्नटन चक्कर खा गया और बार की रेलिंग को पकड़कर ही खुद को गिरने से बचाया। जो लोग देख रहे थे, उन्होंने न तो भौंकने की आवाज़ सुनी और न ही चीखने की, बल्कि एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसे सबसे बेहतर तरीके से दहाड़ के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और उन्होंने बक के शरीर को हवा में उठते देखा, जब वह बर्टन के गले के लिए फर्श से उठा। आदमी ने सहज रूप से अपना हाथ बाहर निकालकर अपनी जान बचाई, लेकिन बक के ऊपर से फर्श पर पीछे की ओर गिर गया। बक ने अपने दांतों को हाथ की मांसपेशियों से अलग किया और फिर से गले के लिए आगे बढ़ा। इस बार आदमी केवल आंशिक रूप से रोकने में सफल रहा और उसका गला फट गया। फिर भीड़ बक पर आ गई और उसे भगा दिया गया, लेकिन जब एक सर्जन ने रक्तस्राव को रोका, तो वह इधर उधर घूमता रहा, उग्र रूप से गुर्राता रहा, अंदर घुसने की कोशिश करता रहा और शत्रुतापूर्ण डंडों की एक श्रृंखला द्वारा उसे पीछे धकेल दिया गया। मौके पर बुलाई गई खनिकों की बैठक ने फैसला किया कि कुत्ते ने पर्याप्त उकसावे का इस्तेमाल किया था और बक को छुट्टी दे दी गई। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बन चुकी थी और उस दिन से उसका नाम अलास्का के हर शिविर में फैल गया। बाद में, वर्ष के अंत में, उसने जॉन थॉर्नटन की जान एक बिल्कुल अलग अंदाज में बचाई। तीनों साथी 40 माइल क्रीक पर तेज बहाव के एक खराब हिस्से में एक लंबी और सनकरी पोलिंग बोट को किनारे पर ले जा रहे थे। हंस और पीट किनारे पर एक पतली मनीला रस्सी से पेड़ तक जाते हुए आगे बढ़े, जबकि थॉर्नटन नाव में ही रहा,
एक डंडे की मदद से नाव को नीचे उतरने में मदद करता रहा और किनारे की ओर आवाज लगाता रहा। बक किनारे पर चिंतित और बेचैन नाव के बराबर बराबर चलता रहा, उसकी नजरें अपने मालिक से कभी नहीं हटी। एक विशेष रूप से खराब जगह पर, जहां मुश्किल से डूबे हुए पत्थरों का एक किनारा नदी में उभरा हुआ था, हंस ने रस्सी को फेंक दिया और जबकि थॉर्नटन ने नाव को धारा में बाहर निकाला, नाव के किनारे से बाहर निकलने पर उसे रोकने के लिए हाथ में नाव का सिरा लेकर किनारे की ओर भागा। नाव ने ऐसा ही किया और मिल रेस की तरह तेज धारा में नीचे की ओर बह रही थी, जब हंस ने रस्सी से उसे रोका और अचानक रुक गई। नाव पलट गई और नीचे की ओर किनारे में जा गिरी, जबकि थॉर्नटन नाव से बाहर फेंका गया और नीचे की ओर रैपिड्स के सबसे खराब हिस्से की ओर बह गया, जंगली पानी का एक ऐसा विस्तार जिसमें कोई तैराक जीवित नहीं रह सकता। बक ने तुरंत छलांग लगाई थी और 300 गज की दूरी पर पानी के एक पागल भंवर के बीच उसने थॉर्नटन को पकड़ लिया। जब उसने महसूस किया कि वो उसकी पूंछ को पकड़ रहा है, तो बक अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ गया। लेकिन किनारे की ओर बढ़ना धीमा था, नीचे की ओर बढ़ना आश्चर्यजनक रूप से तेज था। नीचे से घातक गर्जना आ रही थी, जहां जंगली धारा और भी उग्र हो गई थी और चट्टानों से टुकड़े टुकड़े हो गई थी और छींटे पड़ रहे थे जो एक विशाल कंघी के दांतों की तरह घुस रहे थे। जब पानी आखिरी खड़ी ढलान की शुरुआत में था, तब उसका चूसना भयानक था और थॉर्नटन जानता था कि किनारे पर पहुंचना असंभव था। उसने एक चट्टान को तेजी से घिसा, दूसरी को कुचल दिया और तीसरी को कुचलने वाली ताकत से मारा। उसने दोनों हाथों से उसके फिसलन भरे शीर्ष को पकड़ लिया, बक को छोड़ दिया और ऊपर से पानी के हिलने की गर्जना के बीच चिल्लाया, चलो बक, जाओ। बक खुद को संभाल नहीं पाया और धारा के साथ बहता रहा, बहुत संघर्ष करता रहा, लेकिन वापस जीतने में असमर्थ रहा। जब उसने थॉर्नटन का आदेश दोहराया, तो वह आंशिक रूप से पानी से बाहर निकला, अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे कि आखिरी बार देख रहा हो, फिर आज्ञाकारी ढंग से किनारे की ओर मुड़ा। वह शक्तिशाली रूप से तैरा और पीट और हंस ने उसे किनारे पर खींच लिया, ठीक उसी बिंदु पर जहां तैरना संभव नहीं था और विनाश शुरू हो गया था। वे जानते थे कि तेज बहाव के सामने एक आदमी फिसलन भरी चट्टान पर कुछ ही मिनटों में टिक सकता है, और वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, किनारे पर उस जगह तक पहुंचे जहां थॉर्नटन लटका हुआ था। उन्होंने वह रस्सी बांधी जिससे वे नाव को पकड़ रहे थे, बक की गर्दन और कंधों पर, सावधानी से कि यह न तो उसका गला घोंटे और न ही उसके तैरने में बाधा डाले, और उसे धारा में फेंक दिया। उसने हिम्मत से वार किया, लेकिन धारा में सीधे नहीं। उसे अपनी गलती का पता बहुत देर से चला, जब थॉर्नटन उसके बराबर में था और वह असहाय होकर आगे बढ़ रहा था, जबकि वह उससे सिर्फ आधा दर्जन वार दूर था। हंस ने तुरंत रस्सी से धक्का मारा, मानो बक नाव हो। धारा के बहाव में रस्सी उस पर कस गई, वह पानी की सतह के नीचे झटके से आ गया और पानी की सतह के नीचे ही रहा जब तक कि उसका शरीर किनारे से नहीं टकराया और उसे बाहर निकाला गया। वह आधा डूब चुका था और हंस और पीट ने खुद को उस पर फेंक दिया, उसकी सांसों को अंदर घुसाया और पानी को बाहर निकाला। वो लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नीचे गिर गया। थॉर्नटन की आवाज़ की हल्की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, और हालांकि वे उसके शब्दों को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें पता था कि वह अपनी चरम सीमा पर था। उसके मालिक की आवाज़ ने बक पर बिजली के झटके की तरह असर किया। वह अपने पैरों पर उछला और लोगों से पहले किनारे पर भाग गया, जहां से वह वापस चला गया था। फिर से रस्सी को जोड़ा गया और उसे छोड़ा गया, और फिर से उसने हमला किया, लेकिन इस बार सीधे धारा में। उसने एक बार गलत अनुमान लगाया था, लेकिन दूसरी बार वह ऐसा करने का दोषी नहीं होगा। हंस ने रस्सी को बाहर निकाला, कोई ढील नहीं दी, जबकि पीट ने इसे कुंडलियों से दूर रखा। बक तब तक पकड़ता रहा जब तक वह थॉर्नटन के ठीक ऊपर एक रेखा पर नहीं आ गया। फिर वह मुड़ा और एक एक्सप्रेस ट्रेन की गति से उसकी ओर बढ़ा। थॉर्नटन ने उसे आते देखा और जैसे ही बक ने उसे एक प्रहार करने वाले राम की तरह मारा, उसके पीछे धारा की पूरी ताकत के साथ उसने ऊपर पहुंचकर दोनों हाथों से उसकी झबरा गर्दन को पकड़ लिया। हंस ने रस्सी को पेड़ के चारों ओर घुमाया
और बक और थॉर्नटन पानी के नीचे झटके से गिर गए। गला घोंटते हुए, दम घुटते हुए, कभी एक ऊपर तो कभी दूसरा, दांतेदार तल पर घसीटते हुए, चट्टानों और कंटकों से टकराते हुए, वे किनारे की ओर मुड़ गए। थॉर्नटन होश में आया, उसका पेट नीचे की ओर था और हंस और पीट उसे हिंसक तरीके से एक बहते हुए लॉग पर आगे पीछे धकेल रहे थे। उसकी पहली नज़र बक पर पड़ी, जिसके लंगड़े और बेजान शरीर पर निक चीख रहा था, जबकि स्कीट उसके गीले चेहरे को चाट रहा था और आंखें बंद किए हुए था। थॉर्नटन खुद भी चोटिल और घायल था, और जब उसे होश में लाया गया तो उसने सावधानी से बक के शरीर पर हाथ फेरा, जिसमें 3 टूटी हुई पसलियां पाई गईं। बस अब मामला सुलझ गया, उन्होंने घोषणा की। हम यहीं डेरा डालेंगे। और उन्होंने तब तक डेरा डाला जब तक बक की पसलियां सिकुड़ नहीं गईं और वह यात्रा करने में सक्षम नहीं हो गया। उस सर्दी में, डॉसन में, बक ने एक और कारनामा किया, जो शायद इतना वीरतापूर्ण नहीं था, लेकिन जिसने अलास्का की प्रसिद्धि के स्तंभ पर उसका नाम कई पायदान ऊपर रख दिया। ये कारनामा 3 लोगों के लिए विशेष रूप से संतुष्टिदायक था, क्योंकि उन्हें उस उपकरण की आवश्यकता थी जो उसने प्रदान किया था, और वे कुंवारी पूर्व की ओर एक लंबे समय से वांछित यात्रा करने में सक्षम थे, जहां खनिक अभी तक नहीं आए थे। यह एल्डोरेडो सैलून में एक बातचीत के कारण हुआ, जिसमें लोग अपने पसंदीदा कुत्तों का बखान कर रहे थे। बक, अपने रिकॉर्ड के कारण, इन लोगों के लिए लक्ष्य था, और थॉर्नटन को उसका बचाव करने के लिए मजबूती से मजबूर होना पड़ा। आधे घंटे के अंत में एक व्यक्ति ने कहा कि उसका कुत्ता 500 पाउंड से स्लेज शुरू कर सकता है और उसे लेकर चल सकता है। दूसरे ने अपने कुत्ते के लिए 600 पाउंड का दावा किया, और तीसरे ने 700 पाउंड का। पूह पूह, जॉन थॉर्नटन ने कहा, बक 1000 पाउंड से शुरू कर सकता है। और इसे तोड़ दो, और इसे लेकर 100 गज तक चलो। मैथ्यूसन, एक बोनांजा राजा, जो 700 वॉन्ट का राजा था, ने पूछा। और इसे तोड़ो, और इसे लेकर 100 गज तक चलो, जॉन थॉर्नटन ने शांत भाव से कहा। ठीक है, मैथ्यूसन ने धीरे से और जानबूझकर कहा, ताकि सभी सुन सकें, मेरे पास $1000 हैं जो कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। और यह बात है। ऐसा कहते हुए उसने बोलोग्ना सॉसेज के आकार की सोने की धूल से भरी एक बोरी बार पर पटक दी। कोई भी नहीं बोला। थॉर्नटन का झूठ, अगर झूठ था, तो उसे झूठा करार दे दिया गया था। उसे अपने चेहरे पर गर्म खून की लहरें महसूस हो रही थीं। उसकी जीभ ने उसे धोखा दिया था। उसे नहीं पता था कि बक 1000 पाउंड का भार उठा सकता है या नहीं। आधा टन। इसकी विशालता उसे भयभीत कर रही थी। उसे बक की ताकत पर बहुत भरोसा था और उसने कई बार सोचा था कि वह इतना भार उठा सकता है, लेकिन कभी भी, जैसा कि अब हुआ था, उसने इसकी संभावना का सामना नहीं किया था। 1 दर्जन लोगों की आंखें उस पर टिकी हुई थीं, चुप और प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अलावा, उसके पास $1000 नहीं थे, न ही हंस या पीट के पास। मैथ्यूसन ने बड़ी ही निर्दयता से कहा, मेरे पास अब बाहर एक स्लेज खड़ी है, जिस पर 20-50 पाउंड आटे की बोरियां हैं, इसलिए इसे अपने लिए बाधा न बनने दें। थॉर्नटन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने एक ऐसे व्यक्ति की तरह एक दूसरे के चेहरे पर नज़र डाली, जिसने सोचने की शक्ति खो दी है और वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा है जो उसे फिर से चालू कर सके। मेस्टोडन किंग और पुराने समय के साथी जिम ओ ब्रायन का चेहरा उसकी नज़रों में आ गया। यह उसके लिए एक संकेत था, जो उसे वह करने के लिए उकसा रहा था, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आप मुझे $1000 उधार दे सकते हैं? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। जरूर, ओ ब्रायन ने जवाब दिया, मैथ्यूसन के बगल में एक बड़ा सा बोरा पटकते हुए। हालांकि मुझे इस बात पर थोड़ा भरोसा है, जॉन, कि जानवर यह काम कर सकता है। एल्डोरेडो ने अपने यात्रियों को परीक्षण देखने के लिए सड़क पर उतार दिया। टेबल खाली हो गए थे और डीलर और गेमकीपर दांव का नतीजा देखने और बाधाओं को लगाने के लिए आगे आए। कई 100 आदमी, फर और दस्ताने पहने हुए, आसान दूरी पर स्लेज के चारों ओर खड़े थे। मैथ्यूसन की स्लेज, 1000 पाउंड आटे से लदी हुई, कुछ घंटों से खड़ी थी,
और भीषण ठंड के 0 से 60 नीचे था में धावक सख्त बर्फ में जम गए थे। लोगों ने 2 से 1 की बाधाओं की पेशकश की कि बक स्लेज को हिला नहीं सकता। ब्रेकआउट वाक्यांश के बारे में एक विवाद हुआ। ओ ब्रान ने तर्क दिया कि धावकों को ढीला करना थॉर्नटन का विशेषाधिकार था, जिससे बक को मृत अवस्था से ब्रेकआउट करना पड़ा। मैथ्यूसन ने जोर देकर कहा कि वाक्यांश में धावकों को बर्फ की जमी हुई पकड़ से छुड़ाना शामिल था। जिन लोगों ने शर्त लगाते हुए ये देखा था, उनमें से अधिकांश ने उसके पक्ष में निर्णय दिया, जिससे बक के विरुद्ध संभावना 3 से 1 हो गई। कोई भी व्यक्ति उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह ये करतब कर सकता है। थॉर्नटन को संदेह से भारी जल्दी से शर्त लगाने के लिए कहा गया था, और अब जब उसने स्लेज को देखा तो ठोस तथ्य उसके सामने बर्फ में 10 कुत्तों की नियमित टीम के साथ कार्य और भी असंभव लग रहा था। मैथ्यूसन खुशी से झूम उठा। 3 से 1 उसने घोषणा की। मैं उस आंकड़े पर तुम्हें 1000 और दूंगा थॉर्नटन। तुम क्या कहते हो? थॉर्नटन के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी लड़ाकू भावना जागृत हो चुकी थी। वह लड़ाकू भावना जो बाधाओं से ऊपर उठती है, असंभव को पहचानने में विफल रहती है और युद्ध के लिए शोरगुल को छोड़कर बाकी सबके प्रति बहरी होती है। उसने हंस और पीट को अपने पास बुलाया। उनके बोरे बहुत कम थे और उसके साथ तीनों साझेदार केवल $200 ही जोड़ पाए। अपने भाग्य के उतार चढ़ाव में ये राशि उनकी कुल पूंजी थी, फिर भी उन्होंने इसे मैथ्यूसन के 600 के सामने बिना किसी हिचकिचाहट के रख दिया। 10 कुत्तों की टोली को खोल दिया गया और बक को उसके अपने हॉर्नेस के साथ स्लेज में डाल दिया गया। उसे उत्तेजना का संक्रमण हो गया था और उसे लगा कि किसी तरह उसे जॉन थॉर्नटन के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। उसके शानदार रूप को देखकर प्रशंसा की फुसफुसाहटें उठने लगीं। वो एकदम स्वस्थ था, उसके शरीर पर 1 औंस भी अतिरिक्त मांस नहीं था और उसका वजन 150 पाउंड था, जो कि उसके साहस और वीरता के कई पाउंड थे। उसके रोएदार बाल रेशम की चमक से चमक रहे थे। गर्दन से लेकर कंधों तक उसके बाल, जैसे कि वह आराम की मुद्रा में था, आधे से अधिक बाल थे और हर हरकत के साथ उठते हुए लग रहे थे, मानो जोश की अधिकता ने हर बाल को जीवंत और सक्रिय बना दिया हो। बड़ी छाती और भारी अगले पैर शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपात से ज्यादा नहीं थे, जहां मांसपेशियां त्वचा के नीचे कसी हुई दिखाई दे रही थीं। लोगों ने इन मांसपेशियों को महसूस किया और उन्हें लोहे की तरह कठोर घोषित किया और संभावना 2 से 1 हो गई। हे भगवान, हे भगवान! नवीनतम राजवंश के एक सदस्य, स्कूकम बेंच के एक राजा ने हकलाते हुए कहा। मैं आपको उसके लिए 800 की पेशकश करता हूँ, सर। परीक्षण से पहले, सर। 800 तो वैसे ही जैसे वह खड़ा है। थॉर्नटन ने अपना सिर हिलाया और बक के पास चला गया। मैथ्यूसन ने विरोध जताते हुए कहा, आपको उससे दूर रहना चाहिए। खेलने के लिए पूरी आज़ादी है और जगह भी बहुत है। भीड़ चुप हो गई, केवल जुआरियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जो व्यर्थ में 2 के बदले 1 की शर्त लगा रहे थे। सभी ने बक को एक शानदार जानवर माना, लेकिन आटे की 20-50 पाउंड की बोरियां उनकी आंखों में इतनी बड़ी थीं कि वे अपनी थैली की डोरी ढीली नहीं कर सकते थे। थॉर्नटन बक के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों में उसका सिर थाम लिया और गालों को उसके गालों से सटा दिया। उसने उसे खेल खेल में हिलाया नहीं, जैसा कि वह अक्सर करता था, या प्यार भरी गालियां नहीं बुदबुदाईं, बल्कि उसने उसके कान में फुसफुसाया। जैसा तुम मुझसे प्यार करते हो, बक। जैसा तुम मुझसे प्यार करते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बक ने दबी हुई उत्सुकता के साथ कराहना शुरू कर दिया। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। मामला रहस्यमय होता जा रहा था। यह एक जादू की तरह लग रहा था। जैसे ही थॉर्नटन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बक ने अपने जबड़े के बीच अपने दस्ताने वाले हाथ को पकड़ लिया, अपने दांतों से दबाया और धीरे धीरे, आधे अधूरे अनिच्छा से छोड़ा। यह जवाब था, शब्दों में नहीं, बल्कि प्यार के शब्दों में। थॉर्नटन काफी पीछे हट गया। अब बक, उन्होंने कहा। बक ने निशानों को कस दिया, फिर उन्हें कई इंच तक ढीला कर दिया। ये वही तरीका था जो उसने सीखा था। जी। तनावपूर्ण सन्नाटे में थॉर्नटन की आवाज तीखी सुनाई दी।
बक ने दाईं ओर झुककर एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी हरकतें कमजोर हो गईं और अचानक झटके से उसका 150 पाउंड का भार रुक गया। भार कांप उठा और धावकों के नीचे से एक तीखी चटकने की आवाज आई। हाओ, थॉर्नटन ने आदेश दिया। बक ने इस बार बाईं ओर से युद्धाभ्यास दोहराया। चटकने की आवाज तड़क भड़क में बदल गई, स्लेज घूम गई और धावक फिसलकर कई इंच दूर खिसक गए। स्लेज टूट गई। लोग अपनी सांसें रोके हुए थे, इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर। अब मश, थॉर्नटन का आदेश पिस्तौल की गोली की तरह फटा। बक ने खुद को आगे फेंका, झटके से ट्रैक को कस दिया। जबरदस्त प्रयास में उसका पूरा शरीर एक साथ इकट्ठा हो गया था। मांसपेशियां रेशमी फर के नीचे जीवित प्राणियों की तरह ऐंठ रही थीं और गांठें बना रही थीं। उसकी बड़ी छाती जमीन से नीचे थी, उसका सिर आगे और नीचे था, जबकि उसके पैर पागलों की तरह उड़ रहे थे। पंजे समानांतर खांचे में सख्त बर्फ पर निशान बना रहे थे। स्लेज हिल रहा था और कांप रहा था, आधा आगे की ओर बढ़ा हुआ था। उसका एक पैर फिसला और एक आदमी जोर से करा उठा। फिर स्लेज झटके के साथ आगे बढ़ा, हालांकि यह फिर कभी पूरी तरह से रुका नहीं। आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, झटके स्पष्ट रूप से कम हो गए। जैसे जैसे स्लेज ने गति पकड़ी, उसने उन्हें पकड़ लिया, जब तक कि यह स्थिर रूप से आगे नहीं बढ़ गया। लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया और फिर से सांस लेने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि एक पल के लिए उनकी सांसें थम गई थीं। थॉर्नटन पीछे पीछे दौड़ रहा था, बक को छोटे छोटे, खुशनुमा शब्दों से प्रोत्साहित कर रहा था। दूरी नापी जा चुकी थी, और जैसे ही वह 100 गज की दूरी को चिन्हित करने वाले जलाऊ लकड़ी के ढेर के पास पहुंचा, एक जयकार बढ़ती ही चली गई, जो जलाऊ लकड़ी के पास से गुजरते समय और आदेश पर रुकने पर एक दहाड़ में बदल गई। हर आदमी खुद को छुड़ा रहा था, यहाँ तक कि मैथ्यूसन भी। टोपियां और दस्ताने हवा में उड़ रहे थे। लोग हाथ मिला रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किससे मिल रहे हैं, और एक सामान्य असंगत बड़बड़ाहट में बुदबुदा रहे थे। लेकिन थॉर्नटन बक के बगल में घुटनों के बल गिर गया। सिर को सिर से सटाकर वह उसे आगे पीछे हिला रहा था। जो लोग जल्दी जल्दी उठ रहे थे, उन्होंने उसे बक को कोसते हुए सुना, और उसने उसे लंबे समय तक और जोश से और धीरे धीरे और प्यार से कोसा। हे भगवान, सर! हे भगवान, सर! स्कूकम बेंच राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं आपको उसके लिए 1000 दूंगा, सर। 1000, सर। 1200, सर। थॉर्नटन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थीं, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। सर, उसने स्कूकम बेंच के राजा से कहा। नहीं, सर। आप नरक में जा सकते हैं, सर। मैं आपके लिए यही सबसे अच्छा कर सकता हूँ, सर। बक ने थॉर्नटन का हाथ अपने दांतों से पकड़ लिया। थॉर्नटन ने उसे आगे पीछे हिलाया, मानो किसी सामान्य आवेग से प्रेरित होकर। दर्शक एक सम्मानजनक दूरी पर पीछे हट गए, और फिर भी वे बीच में बोलने के लिए इतने असावधान नहीं थे।